हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8, गुड मॉर्निंग। तो आज न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम रूरल लाइफ अंडर द ब्रिटिश रूल। ग्रामीण जीवन कैसा था ब्रिटिश रूल के अंदर, गांव के जो लोग थे वो कैसे रहते थे जब अंग्रेजों का राज था, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसमें पढ़ेंगे रिवेन्यू कलेक्शन अंडर द मुगल रूल, जो टैक्स लेने का सिस्टम था वो मुगल रूल के अंदर कैसा था, फिर ब्रिटिश रूल के अंदर कैसा हो गया। परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, ग्रोथ ऑफ कम्युनिकेशन, कंडीशन ऑफ फार्मर, रिवोल्ट बाय फार्मर, ये सारा पॉइंट हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। फिर बोल रहा है रिवेन्यू कलेक्शन अंडर द मुगल रूल। जो मुगल थे, आपको मालूम है अंग्रेजों से पहले भारत पे किसका राज था, मुगलों का था। तो उनके समय में जो रिवेन्यू कलेक्शन था, जो टैक्स लिया जाता था, वो कैसा था। The Mughal had a fairly well-organized system of revenue collection that village were self-sufficient unit. मुगल का एक फेयर वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम था लेने का। मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपुल वेयर मेट विथ इन द विलेज इटसेल्फ। ज्यादा तो जो गांव के लोग होते थे वो अपनी जरूरतों को गांव में ही पूरा कर लेते थे। द रेवेन्यू वाज कलेक्टेड बाय द जमींदार, और जो टैक्स था वो जमींदार के द्वारा लिया जाता था, जिसे मुगलों ने रखा हुआ था। Who in turn paid a certain amount to the ruler, और बाद में वो लोग टैक्स वसूल करके जमींदार लोग, रूलर जो शासक होते थे, उसमें से कुछ पैसा क्या, कुछ एक होगा कि हमको इतना पैसा आपको देना है, इतना परसेंट या इतना बटा। However, the coming the British changed the whole situation, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश आए सारा स्थिति है जो बदल गया। अब रिवेन्यू कलेक्शन अंडर ब्रिटिश, अब ब्रिटिश कैसे लेते थे। बिफोर द एडवेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी द रूरल लाइफ इन इंडिया वाज सिंपल एंड सेल्फ सफिशिएंट। अंग्रेजों के आने से पहले, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले जो ग्रामीण जीवन था वो काफी साधारण और सेल्फ सफिशिएंट, आपस में ही वो लोग अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते थे। द ब्रिटिश ब्राउट मेनी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ लैंड रिवेन्यू सिस्टम, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू गार्ड देयर ओन इंटरेस्ट। और उन्होंने कई सारे बदलाव लाए टैक्स में, सिस्टम में, खेती में, व्यापार में, इंडस्ट्री में, ताकि वो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने क्या कहते उसे, भलाई के लिए। Therefore, the East India Company devised various methods to ensure the collection of revenue from Indian territory annexed by them. और उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उन्होंने कई सारे मेथड अपनाए टैक्स वसूलने के, जहां पे उन्होंने एनेक्स कब्जा किया हुआ था। As the British Empire expanded, the amount of revenue was also increased. जैसे जैसे उनका एम्पायर बढ़ता गया, जो टैक्स लेने का अमाउंट था वो भी बढ़ता चला गया। यानी पहले वो लोग कम टैक्स लेते थे, लेकिन जैसे जैसे उनका एम्पायर एक्सपेंड हो रहा था, विस्तार हो रहा था, वो लोग ज्यादा टैक्स लेने लगे। सो मच सो दैट लैंड रेवेन्यू बिकेम द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द कंपनी। और इसीलिए जो जमीन पे टैक्स था वो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बन गया कंपनी का, यानी उससे सबसे ज्यादा पैसा कमाते थे अंग्रेज। When Warren Hastings became the Governor General of Bengal in 1773, revenue collection was the central issue because there was uncertainty as to how much they could extort from the province without causing damage. और जब वॉरेन हेस्टिंग्स बने वहाँ के गवर्नर जनरल बंगाल के 1773 में, जो रिवेन्यू कलेक्शन था एक बड़ा इशू था, क्योंकि जो लोग, उनको पता नहीं था किस क्षेत्र से कितना टैक्स लेना है कि वहाँ पे डैमेज भी ना पड़े ज़्यादा, और उनका ज़्यादा से ज़्यादा वो टैक्स भी ले ले। Hastings decided that the best way of finding what Bengal could afford to pay was to invite competition for the right to collect revenue for a period of 5 years. तो इसके लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने डिसाइड किया कि वो कंपटीशन कराएगा, यानी बीड करवाएगा, बीड यानी कि बोली लगवाएगा, ऑक्शन करवाएगा, कि जो सबसे ज्यादा लगाएगा उसे दे दिया जाएगा कि आप टैक्स वसूलिए 5 सालों के लिए। द हाइएस्ट बीडर वाज गिवन टू द राइट ऑफ रिवेन्यू, जो सबसे ज्यादा बीड लगाता, सबसे ज्यादा बोली लगाता, उसे दिया जाता। इट वाज कॉल्ड रिवेन्यू फार्मिंग, इसे रिवेन्यू फार्मिंग का नाम दिया गया। दिस हैड मेनी ड्रॉबैक, इसके काफी सारी खामियां थी, बुराइयां थी। इवन हेस्टिंग्स एडजर्ड दिस सो कॉल्ड रिवेन्यू फार्मिंग सिस्टम एज अ फेलियर, और हेस्टिंग्स ने भी इस सिस्टम को असफल घोषित किया, फेलियर साबित किया। दे फेल्ड बिकॉज द बीडर्स कोटेड impractical figures since they were not sure how much the actual revenue should be. ये इसीलिए फेल हो गया कि जो बीडर थे, जो बोली लगाए थे, उनको ये पता ही नहीं था कि आखिर कितना फिगर में अमाउंट लिया जाए, कितना पैसा लिया जाए। उन्होंने अनाप शनाप जो भी हुआ बोली लगा दिया। तो ऐसे थोड़ी होता है। अब किसान जो है, अगर उसी के पास फसल नहीं होगा जो उसे उगा रहा है, तो क्या फायदा। अब आप वो
अगर 1 क्विंटल उगाया, आप 90 क्विंटल बोले कि नहीं हमको टैक्स ही दे दो, तो बेचारा क्या करेगा। तो ऐसे ही काफ़ी उसका विरोध हुआ और बाद में ये एक फेलियर साबित हुआ। दिस अपॉइंटेड टैक्स फार्मर मेड ऑफ विथ एज मच एज मनी एज दे कैन अर्न विद इन दिस 5 ईयर ऑफ पीरियड। अब बीडर क्या करने लगे, वो सोचने लगे, वो आज के नेता कैसे सोचते हैं जब 5 साल के लिए बनते हैं तो कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम कमा ले पैसा। तो उस समय वो लोग सोचने लगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। दे टुक नो इंटरेस्ट इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। उन्होंने खेती की जमीन को इम्प्रूव करने के बारे में कुछ नहीं सोचा, इंटरेस्ट नहीं किया। सोचिए अगर उनको थोड़ा सा भी दिमाग रहता, उनको पता रहता कि हाँ अगर हम इनको फैसिलिटी देंगे, इनको नहर बनवा देंगे, इनको खाद देंगे, इनको सारा सुविधा देंगे, तो खेती खुद ब खुद बढ़ जाएगा और उससे हमें ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, वो सिर्फ चाहते थे कि कैसे इनका खून चूस ले। द कॉन्सिक्वेंसेस वर डिस्ट्रेटिंग, और जो इसके कॉन्सिक्वेंस निकले, जो इसके परिणाम निकले वो काफ़ी खतरनाक थे। At this stage, Land Revenue Settlement Act were introduced with an aim of legitimize the practice of economic exploitation. Thereafter, जमींदारी सिस्टम अंडर द परमानेंट सेटलमेंट। और इसके बाद हम लोग जमींदारी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे भारत में लागू हुआ। तब तक के लिए थैंक यू।